प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। हिंदी की जो हमारी कक्षाएं आप लोगों के लिए चल रही हैं, ये आपको यूपी पुलिस, यूपी एसआई और यूपी टेट, सी टेट, यूपी पीसीएस का जो सीसेट का एग्ज़ाम होता है वो, या यूपीएससी का जो सीसेट का एग्ज़ाम होता है वो, यानी कि जितनी भी परीक्षाएं जिसमें आपको हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में मिलती है, उस सब के लिए अत्यंत लाभकारी है। जो बच्चे पहली बार हमारी क्लास देख रहे हैं, पहली बार कक्षा पे आ रहे हैं, अगर वो हमारी सारी क्लासेस देखना चाहते हैं तो जितने भी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ा रहे हैं उन सबकी हमने प्लेलिस्ट बना दी है। मैथमेटिक्स की है, रीजनिंग की है, जीएस की प्लेलिस्ट है हमारी बनी हुई, और हिंदी की हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जितने भी बच्चे अगर ये पूरी क्लासेस हमारी पढ़ना चाह रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके जो पुरानी वीडियोस हैं वो भी देख सकते हैं, सारी आपको वहां पे उपलब्ध है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ण और वर्णमाला। आज एक क्लास में ही इसको पूरा करेंगे। इसमें हम वर्ण पढ़ेंगे, इसमें हम वर्णमाला पढ़ेंगे, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ेंगे, स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ेंगे, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ेंगे। यानी कि टोटल वर्णमाला की जो क्लास है वो आज हमारी पूरी होने वाली है। ह्रस्व क्या होता है, लघु क्या होता है, दीर्घ क्या होता है, प्लुत क्या होता है, और कंठव्य कौन से होते हैं, नासिके कौन से होते हैं, अष्टव्य कौन से होते हैं। आज की क्लास अगर आप देख लोगे तो टोटल आपको समझ में आ जाएंगे, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। कहां से? वर्ण से। वर्ण किसे कहते हैं? तो बच्चे सबसे पहले ये जानो कि वर्ण को तीन अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक होता है वर्ण, दूसरा होता है अक्षर, और तीसरा होता है ध्वनि चिन्ह। ठीक है, तो यहां से आप उठाओ ध्वनि चिन्ह और परिभाषा याद हो जाएगी। ध्वनि को दिए गए चिन्ह को ध्वनि चिन्ह कहते हैं, यानी कि मुख से निकलने वाली ध्वनि को जिन चिन्हों के द्वारा व्यक्त किया जाता है उन्हें ध्वनि चिन्ह, वर्ण या अक्षर कहते हैं। ध्वनि चिन्ह, वर्ण और अक्षर ये तीनों एक ही चीज है। क्या है ये? ध्वनि चिन्ह। मुख से निकलने वाली ध्वनि को जिन चिन्हों के द्वारा व्यक्त किया जाता है उन्हें वर्ण, अक्षर या ध्वनि चिन्हों के नाम से जाना जाता है। अब इनकी वर्णों की विशेषताएं क्या होती हैं, ध्वनि चिन्हों की विशेषताएं क्या होती हैं? यह सवाल कई बार परीक्षा में आ चुका है, जो पहली लाइन में लिखा हुआ है। यह भाषा की सबसे छोटी या मूलभूत इकाई है। कभी कभी छोटी लिख देता है, कभी कभी मूलभूत लिख देता है। सवाल कैसे उठाएगा? निम्नलिखित चार में से भाषा की मूलभूत इकाई कौन सी है? तो जवाब क्या हो गया बच्चों? वर्ण। इन तीनों में से एक चीज लिखी हुई मिलेगी, वर्ण मिलेगा, अक्षर मिलेगा, ध्वनि चिन्ह। आगे, इनका विच्छेदन नहीं किया जा सकता। ठीक है, या विच्छेदन की जगह लिख सकते हैं इसको, खंडित नहीं किया जा सकता। तो यहां पे सवाल क्या बनता है? भाषा की वो कौन सी इकाई है जिसको खंडित नहीं किया जा सकता, जिसको विच्छेदित नहीं किया जा सकता? तो कौन सी हो गई आपकी? वर्ण। वर्णों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है। एक और सवाल तैयार हो गया। शब्द किस प्रकार बनते हैं, या शब्द निम्नलिखित चार में से किसकी सहायता से बनते हैं? तो शब्द किसकी सहायता से बनते हैं? वर्णों की सहायता से बनते हैं। यहां तक के सवाल तैयार हो गए। अब यूपीएसआई के एग्जाम में सन 2018 में सवाल पूछा गया था कि अक्षर, अक्षर का अर्थ क्या है? तो ये दो चीजें, दो अक्षर से मिलकर बना हुआ है, अ प्लस क्षर। आ का अर्थ होता है न, और शर का होता है टूटने वाला, टूटने वाला। अभी बताया था ना आपको, यहां पे खंडित वाली बात कही थी मैंने कि जो खंडित ना हो, न टूटने वाला, न खंडित होने वाला। अक्षर का अर्थ क्या होता है? जिसे हम तोड़ नहीं सकते, जिसे हम खंडित नहीं कर सकते। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वर्ण क्लियर हो गया आप लोगों के? वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या होती है? वर्णों को क्रमबद्ध संयोजन वर्णमाला कहलाता है। वर्णों को सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से लिखना क्या कहलाएगा? वर्णमाला कहलाएगा। और हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर हैं। आगे आते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है बच्चों, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब स्वर किसे कहते हैं? वे अक्षर जिनका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य अक्षर की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। वे अक्षर जिनका उच्चारण करने के लिए अन्य अक्षरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, स्वर कहलाते हैं। इसे दूसरे तरीके से कैसे? भाषा की वो इकाई जो स्वतंत्र रूप से बोली जा सकती है, या भाषा की वो इकाई जो मुक्त रूप से बोली जा सकती है, उसे हम अक्षर, स्वर कहते हैं। भाषा की वह इकाई जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है उसे हम स्वर कहते हैं। ठीक है, अब स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, वो अभी आगे बताएंगे। इसको अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए।
नोट्स ना भी बनाना चाहें तो आप लोग केवल इसी क्लास को 2 या 3 बार अगर देख लेंगे तो आपको पूरी याद हो जाएगी। आपको अलग अलग किसी चीज का रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्वर, ठीक है, कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और आ। ठीक है, अब 1 से लेकर औ तक चले जाइए, आ से औ तक संख्या हो रही है 11, तो इन्हें कहते हैं हम स्वर। संख्या कितनी हो गई? 11। तो सवाल ये पूछा जाता है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? तो हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हो गए बच्चों? 11। इसे कहेंगे अनुस्वार, इसे कहेंगे विसर्ग और इसे कहेंगे अनुनासिक। अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक, ये तीनों के तीनों एक ही बाप की औलाद हैं। उस बाप का नाम है अयोगवाह। अब यहां जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो कंट्रोवर्सी वाला पॉइंट है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितना अयोगवाह है? तो हिंदी वर्णमाला में कुल 3 अयोगवाह हैं। अगर आप नेट पर सर्च करोगे या कहीं देखोगे तो आपको मिलेगा 2 अयोगवाह हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 3 अयोगवाह हैं। यूपी टेट की परीक्षा में चेक हुआ आंसर है। ठीक है, एक बार सवाल पूछा गया था यूपी पीसीएस की परीक्षा में, निम्नलिखित 4 में से कौन सा अयोगवाह नहीं है? निम्नलिखित 4 में से कौन सा अयोगवाह नहीं है? तो उसमें 3 ऑप्शन दिए हुए थे, अंग, अह और एक ऑप्शन और दिया हुआ था, तो वो चौथा वाला अयोगवाह नहीं था। तो इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह कितने हैं आपके? 3। अब आगे बढ़, तो बच्चों अब मैं आपको प्रश्न बता रहा हूं कि परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार पूछा जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? कितने स्वर हैं? तो इसका उत्तर आएगा 11। ठीक है, यहां से लेके और यहां तक ये टोटल हो गए 11। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? 11। अगर सवाल पूछता है मानक हिंदी में कुल कितने स्वर हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 10। मानक हिंदी में ऋ को हटा दिया गया है और इसका स्थान जो है यहां पे इन्होंने इस तरह दे दिया है। यानी कि किसी बच्चे का नाम अगर ऋषभ है, ऋषभ, तो अब आपको ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ऐसे भी लिख देते हो तो भी ऋषभ ही माना जाएगा। जबकि अगर आपको वर्तनी शुद्धि का सवाल आ जाए, वर्तनी शुद्धिकरण का, तो ये ही सही माना जाएगा। अगर आप ऋषि लिख रहे हैं तो आजकल ऋषि ऐसे लिखा जाने लगा है, जबकि ऋषि जो सही लिखा जाता है वो इस प्रकार लिखा जाता है। तो वर्तनी शुद्धि में ऋषि यही माना जाएगा, परंतु मानक हिंदी से ऋ को हटा के इसका स्थान इसको दे दिया गया था। तो अगर सवाल पूछता है मानक हिंदी में कुल कितने स्वर हैं, तो मानक हिंदी में बच्चों 10 स्वर है। ठीक है, इसी तरह अयोगवाह का सवाल पूछेगा। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाह हैं? कितने अयोगवाह हैं? तो अगर सवाल पूछा है कुल कितने अयोगवाह है हिंदी वर्णमाला के अंदर, तो उत्तर लिखोगे आप 3। और यहीं पर अगर लिख दें मानक हिंदी में कुल कितने अयोगवाह है, तो मान होते हो जाएगा आंसर आपका 2। तो जब आप नेट पे सर्च करोगे कि हिंदी में कितने अयोगवाह है, तो आंसर ये वाला आएगा। ठीक है, यूपी टेट सी टेट की परीक्षा में ये वाला चेक हुआ है। तो जो चेक हुआ है वो बता रहा हूं, सवाल को ध्यान से समझ लेना, मानक हिंदी में पूछा है या हिंदी में पूछा है। ठीक है, आगे स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है बच्चों, तो इसका उत्तर है 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3। बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा, अभी समझ में आ जाएंगे, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ह्रस्व या लघु, दूसरे हो गए दीर्घ या
गुरु, और तीसरा है प्लुत। तीनों को बहुत जल्दी समझेंगे। ऐसे अक्षर जिनका उच्चारण करने में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व या लघु कहते हैं। जिनके उच्चारण में लघु से 2 गुना समय लगता है उन्हें गुरु कहते हैं, और जिनके उच्चारण में लघु से 3 गुना समय लगता है उसे प्लुत कहते हैं। याद हो गया? उच्चारण में कम समय लगता है, कम समय लगता है। कितने हैं बच्चों? ये कुल 4 हैं। कौन कौन से? अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे? उच्चारण में लघु से 2 गुना समय, यानी कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में लघु से 2 गुना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ या गुरु कहते हैं। कौन कौन से हैं? बड़े बड़े सब बना दो। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। संख्या गिन लो, पूरी हो गई कि नहीं हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 और 4 मिला के हो गए 11। तो प्लुत कहां से आएगा अभी देखते हैं। उच्चारण में लघु से 3 गुना समय लगता है। ठीक है, तो कहां से आया ये इस तरीके से बनता है। इसे कहते हैं गुरु या प्लुत। इसका एक और भी चिन्ह है, 3 इकाई। जो हम 3 लिखते हैं वो इस तरह लिखते हैं, और हिंदी में जो 3 लिखा जाता है वो इस तरीके से लिखा जाता है हिंदी वर्णमाला में, यानी कि यहां से मोड़ दो, 3 इकाई। इसका सवाल यूपी पीसीएस में पूछा गया था कि वो कौन सा स्वर है जिसका चिन्ह गणित का अक्षर 3 है। वो कौन सा स्वर है जिसका चिन्ह गणित का अक्षर 3 है? तो अब इन दोनों का प्रयोग देख लेते हैं। प्रयोग कैसे होता है? अगर आपको ओम लिखना है तो ओ इस तरह 3 इकाई बनाते हैं और मैं लिख देते हैं, और इसके ऊपर डंडा नहीं लगता, ये ध्यान रखना। आगे देखो, अगर मुझे इसका प्रयोग करना है तो कैसे करूंगा? राम, मोहन, यानी कि किसी भी चीज को लंबा करने के लिए, लंबा उच्चारण करने के लिए हम प्लुत का प्रयोग करते हैं। सवाल पूछा गया कि प्लुत का प्रयोग दैनिक जीवन में कहां होता है? तो 3 जगह प्रयोग होता है इसका। एक तो नाटक में, एक संबोधन में, यानी कि किसी को वाई लगा रहे हो, और तीसरा संगीत में। इस तरह से 3 जगह पे इसका प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, इसको नोट्स बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं क्लास को। ये तो सवाल सिंपल सा था कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अभी हम चर्चा करेंगे मुख के प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, होठों के प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार अभी 3 अलग अलग प्रकार के स्वर और पढ़ने आए हैं। क्लास को ध्यान से देखते हुए चलना। वर्णमाला का, स्वरों का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका इसी क्लास से आ जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, आगे बताया उसे। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर है 3। सिंपल सवाल पूछा है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3। उच्चारण स्थान के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो भी 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? एक हो गया अग्र स्वर, दूसरे हो गए मध्य स्वर,
और तीसरे हो गए पश्च स्वर। ये कौन कौन से होते हैं? जिह्वा, समझ में आ गया? नहीं, जीभ का अगला भाग प्रयोग होता है। आज आपको मैं इस तरीके से बताने वाला हूं कि आप तुरंत फॉलो कर लोगे कि कौन सा कहां से उच्चारित हो रहा है। ठीक है? जिह्वा का मध्य भाग प्रयोग होता है, और इसको तो आप समझ ही गए हैं, बिल्कुल सही। जिह्वा का पिछला भाग प्रयोग होता है। ठीक है? जिह्वा का अगला भाग प्रयोग होता है, मध्य भाग प्रयोग होता है और पिछला भाग प्रयोग होता है। तो जहां अगला भाग प्रयोग हो रहा है कौन कौन से हैं? ई, ए, आई। उच्चारण करके देखो, जीभ का कौन सा भाग प्रयोग हो रहा है? ई, यानी कि आगे का हिस्सा नीचे को दबेगा। ई, आगे का हिस्सा नीचे दबेगा। ए, आगे का हिस्सा काम आएगा। आई, आगे का हिस्सा काम आएगा। ठीक है? अब जिह्वा का मध्य भाग प्रयोग होता है, यानी कि आ। जिह्वा का मध्य भाग प्रयोग होता है, यानी कि आ। ठीक है? अब इनके अलावा जो बचे रह गए वो सारे यहां लिख दो। कौन कौन से बचे रह गए भैया? आ, छोटी बड़ी हो गया, ऊ, बड़ा ऊ, रीरी, ए आई हो गया, ओ और औ। अब गिन के देखो पूरे हो गए नहीं हो गए? 4 और 1 5 और 6 11। ठीक है बेटा? तो इस तरीके से अग्र, मध्य और पश्च स्वर हमने आप लोगों को बताए। अब जो इसे आगे उठाएंगे वो उठाएंगे होठों के प्रयोग के आधार पर स्वर। होठों के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों अभी हमने 2 प्रकार के स्वर पढ़ लिए। एक कौन से पढ़े आपने? स्वर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व या लघु, दीर्घ या गुरु, और तीसरे हो गए प्लुत। अब उसने पूछा उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये भी 3 प्रकार के हो गए आपके, अग्र, मध्य और पश्च। ठीक है? अग्र का मतलब जीभ का अगला भाग, मध्य का मतलब जीभ का बीच का भाग, और पश्च का मतलब जीभ का पीछे का भाग। यहां तक के नोट्स आपके तैयार हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे नोट्स भी ना बनाना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी क्लास को 2 या 3 बार अगर आप देख लोगे तो ये सारे आपके दिमाग में छप जाएंगे, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं। अब आएंगे होठों के प्रयोग के आधार पर स्वर। ठीक है बेटा? अब होठों का प्रयोग करेंगे स्वरों को उच्चारण करने में। होठ जो उच्चारण है वो गलत है, वास्तव में होता है ओष्ठ, और इसे लिखा जाता है ओठ। ठीक है? तो ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर स्वर ये होते हैं केवल 2 प्रकार के। नंबर 1 वृत्ताकार, और नंबर 2 अवृत्ताकार। ठीक है? यहीं पे परिभाषा समझ जाएंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। वृत्ताकार, ये 2 वृत्त प्लस आकार। वृत्त हो गया गोला, और आकार का मतलब तो आकार होता ही है। यानी कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते हुए होठ गोल हो जाते हैं। ये ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते हुए होठ गोल हो जाते हैं। होठ वृत्ताकार हो जाते हैं। ठीक है? कौन कौन से हैं ये? ओ, औ, ऊ,
बड़ा ऊ, ठीक है। ओ गोल हो गए, औ, ऊ, ऊ, यानी कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते हुए होठ गोल हो जाते हैं उन्हें कहते हैं वृत्ताकार। और यहां पे क्या होगा, ओठ वृत्ताकार नहीं होते। अब जितने भी बच्चे इस क्लास को पढ़ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पहले पहले लिख दो, ठीक है। फटाफट कौन कौन से बचे, आ, ई, री, ए और आई। उच्चारण करके देख लें, आ, ई, री, ए, आई। होठ एक बार भी गोल नहीं हुए, गोल नहीं हुए तो अवृत्ताकार, होठ गोल हो गए तो वृत्ताकार, ठीक है। ये समझ में आ गया यहां तक। अब आएंगे मुख के प्रयोग के आधार पर। पहले जीवा के प्रयोग के आधार पर हुए थे, उससे पहले स्वर कितने प्रकार के होते हैं ये हुए थे। अब हो गए होठों के प्रयोग के आधार पर, और अब होंगे मुख के प्रयोग के आधार पर स्वर, ठीक है। मुख के प्रयोग के आधार पर जल्दी से नोट्स बना लीजिएंगे। अब स्वरों में ये चौथी प्रकार है, कौन सी, मुख के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा मुख के प्रयोग के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं, संवृत, अर्धसंवृत, विवृत और अर्धविवृत, ठीक है। एक बार इनको समझ लेंगे, एक बार में ही याद हो जाएंगे। मुख के प्रयोग के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं, संवृत, अर्धसंवृत, विवृत और अर्धविवृत। संवृत स्वर किन्हें कहते हैं, वे स्वर जिनका उच्चारण करते हुए मुंह सबसे कम खुलता है, उन्हें संवृत स्वर कहते हैं। जिनका उच्चारण करते हुए मुंह थोड़ा अधिक खुलता है, सबसे कम से थोड़ा अधिक खुलता है, उन्हें अर्धसंवृत कहते हैं। विवृत स्वर ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते हुए मुंह सर्वाधिक खुलता है, उन्हें हम विवृत स्वर कहते हैं। और अर्धविवृत अर्थात ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते हुए मुंह थोड़ा कम खुलता है, सबसे ज्यादा से थोड़ा कम खुलता है, उन्हें हम अर्धविवृत स्वर कहते हैं, ठीक है। अब इन्हें समझते हैं कौन कौन से होते हैं। उच्चारण भी करके बताऊंगा, ई, ए, मुंह खुला आपका थोड़ा सा, ई, उ, बिल्कुल थोड़ा सा मुंह खुलेगा आपका, ई, उ, ठीक है। अब इससे थोड़ा सा अधिक खुलेगा, ई बोलते हुए देखो, ई थोड़ा सा, ए थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है, ओ तो थोड़ा सा ज्यादा। अब कह रहा है सबसे अधिक खुलेगा कहे में, विपरीत में, आ। जरा आ को छोटा मुंह करके बोल के बताओ, आ, पूरा मुंह खुल जाएगा कहे में, आ। तो जहां पूरा मुंह खुल गया, सबसे अधिक मुंह खुल गया, वो कौन सा हो गया आपका, विपरीत। और अर्धविपरीत में क्या होगा, इससे थोड़ा सा कम खुलेगा, आई, आ। जब आप उच्चारण करोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। यहां पे मैंने अ लिखा हुआ है, ये अ, ठीक है। यहां पे ये बात समझ लेना कि इसे आगत स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आगत स्वर। यह हिंदी वर्णमाला के अंदर एकमात्र ऐसा स्वर है जिसे आगत स्वर कहा गया है। आगत यानी कि दूसरी भाषा से उठाया हुआ। सवाल कई बार परीक्षा में आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा आगत स्वर है, तो आगत स्वर है आपका अ, ठीक है। कहां से लिया है इसको हमने, इसे लिया है हमने अंग्रेजी भाषा से, अंग्रेजी से लिया है। क्या लिखने का काम आता है, जैसे आप लिखते हो बॉस, बॉ, ठीक है, ये क्या है आपका बॉस। और अगर आपको लिखना है बांस, दोनों में अंतर समझा देता हूं, यह है बांस और यह है बॉस। तो ऐसे अंग्रेजी के शब्द जिनको हम हिंदी में लिखते हैं, उनको लिखने के लिए इस स्वर का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे ऑस्कर, ऑस्कर, ठीक है। तो ये आगत स्वर है। इस प्रकार स्वरों की हमारी ये कक्षा पूरी हो गई है। स्वर हमने 4 अलग अलग तरीके से समझाया आपको। ये आपको उम्मीद करता हूं समझ में आए होंगे। और पूरी वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट है, आप जो है चैनल के आइकन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपका चैनल खुल जाएगा, तो वहां पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग क्लासेस आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।